बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। क्या कहूं उससे कि जो बात समझता ही नहीं, वो तो मिलने को मुलाकात समझता ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। कुछ दिनों से एक तस्वीर काफी चर्चा में है। नन्हे से धनुर्धारी रामलला का हाथ पकड़कर बड़े से मोदी जी मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। भाजपा समर्थकों ने इस तस्वीर को बड़े गर्व के साथ सोशल मीडिया पर प्रचारित किया, ये बताने के लिए कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम मोदी जी के कारण ही मुमकिन हुआ है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस तस्वीर की आलोचना भी की कि इसमें भगवान से बड़ा कद पीएम मोदी का क्यों दिखाया गया है। ऐसे भगवान का रंग, रूप या आकार क्या है, कैसा है, इस बारे में तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है। लेकिन हाँ, मोदी जी को आज देश जरूर देख रहा है, जिन्होंने अपनी सत्ता के 6 सालों में अपनी छवि और आकार बाकी नेताओं की तुलना में काफी बड़ा कर लिया है। उनकी राजनीतिक योजनाएं यानी पॉलिटिकल प्लानिंग इस तरह की रही कि उन्होंने वाकई हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे को सच कर दिखाया। मोदी जी जो करें सो सही है और जो उनका विरोध करे उनकी देशभक्ति पर सवाल उठते हैं। यही आज का सच है। खैर, राम जी से बड़े बनकर मोदी जी उन्हें उनकी मंजिल तक तो तस्वीर में पहुंचा आए, लेकिन आपको याद होगा कि भारत के गरीब लोगों को भी मोदी जी ने एक सुनहरी तस्वीर दिखाई थी, अच्छे दिनों की तस्वीर। 2014 का चुनाव प्रचार याद है ना आपको? मोदी जी मंच से पुकार लगाते थे अच्छे दिन, और नीचे बैठी जनता कहती थी आने वाले हैं, यानी अच्छे दिन आने वाले हैं। अब वक्त आ गया है कि इस तस्वीर में मोदी जी का आकार तय किया जाए, यानी इस बात की पड़ताल की जाए कि मोदी जी देश का हाथ पकड़कर पिछले 6 सालों में उसे कहां तक ले जा पाए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, कारोबार, नौकरी, हर क्षेत्र पर बातें तो खूब हुई, लेकिन काम कितना हुआ? क्यों उपराष्ट्रपति से लेकर आरबीआई गवर्नर तक के बयान सुनकर ऐसा लगता है कि देश के लिए आने वाला वक्त काफी कठिन होने वाला है। मंदिर का भूमि पूजन तो कर लिया मोदी जी ने, अब इसके बाद क्या करेंगे? क्या अयोध्या के दिन फिरने से देश के दिन भी बदल जाएंगे? अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करते हुए पीएम मोदी ने इसे संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बताया और अयोध्या की भव्यता के साथ अर्थतंत्र बदलने का संदेश दिया। उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में अयोध्या आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि भारत का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरने वाला है। जैसे आगरा पर्यटन का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र है और विदेशी मुद्रा की आय का भी, वैसा ही कुछ शायद अयोध्या के राम मंदिर में भी देखने को मिले। ऐसे भी भगवान के नाम पर या कहें कि आस्था के नाम पर अकूत कमाई भारत क्या दुनिया में अनोखी बात नहीं है। धर्म के नाम पर करोड़ों अरबों कमाने का चलन सदियों से रहा है। वेटिकन सिटी हो या मक्का मदीना, हर साल भक्त लाखों करोड़ों का चढ़ावा यहाँ देते हैं। वैसे इस साल कोरोना के कारण यहाँ की कमाई प्रभावित हुई है और कुछ ऐसा ही हाल भारत के मंदिरों का भी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 16 अप्रैल 2020 को जानकारी दी थी कि भारत के पास 24,000 टन स्वर्ण भंडार है, जिसमें से मंदिरों के पास 4,000 टन सोना है। शिरडी से लेकर वैष्णो देवी, सिद्धि विनायक, गोल्डन टेम्पल अमृतसर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर जैसे 30 बड़े मंदिर देश में हैं, जिनमें हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है और खास मौकों पर कमाई दोगुनी चौगुनी हो जाती है। तिरुपति देवस्थानम का 2020-21 का सालाना बजट ही 3,310 करोड़ रुपए है। 16वीं शताब्दी में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 22 अरब डॉलर के सोने और हीरे जवाहरात हैं और चढ़ावे की जो कमाई होती है वो अलग। इस वक्त इन मंदिरों की कमाई घटी है। कई महीनों तक मंदिर बंद रहने से चढ़ावा नहीं आया और तिरुपति जैसे मंदिर में तो कई कर्मचारियों की छटनी भी हो गई। लेकिन लोगों की आस्तिकता के कारण मंदिरों को अधिक वक्त तक घाटा नहीं सहना पड़ेगा। जैसे जैसे देश में रियायतें दी जा रही हैं, वैसे वैसे मंदिरों में कमाई के अवसर भी बढ़ जाएंगे। असली दिक्कत तो आम आदमी की कमाई की है, जिस बारे में मोदी सरकार इस वक्त मौन है। तो धर्म का अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों से गहरा संबंध रहा है।
मध्ययुग में यूरोप की सत्ता पर चर्च का दबदबा था। चौथी सदी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जब ईसाई धर्म अपना लिया तो उसके बाद से चर्च की शक्ति में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई थी। राजकीय धर्म हो जाने के कारण ईसाइयत का प्रसार यूरोप के कोने कोने में हो गया। 15वीं सदी के आते आते जब राजाओं ने आपसी रिश्तेदारी और समझौतों के जरिए अपनी स्थिति को मजबूत किया, साथ ही कुछ धार्मिक सुधार भी हुए, तो धीरे धीरे चर्च यानी धर्म की सत्ता थोड़ी कम हुई। इसके बाद यूरोप से राष्ट्रवाद और फिर सत्ता की संसदीय प्रणाली आदि निकली और दुनिया के कई देशों में अपने रूप बदलकर पहुंची। यह अलग इतिहास है, लेकिन इन सब में न धार्मिक स्थलों की कमाई के तरीके बदले, न राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल बदला और न ही बदली तो आम जनता की किस्मत, जो तब भी शासकों के हाथ में थी और अब भी शासकों के हाथ में ही है। शासन के तौर तरीके बदल गए, लेकिन जनता अब भी अपने दिन बदलने के लिए सरकार का ही मुंह ताकती है। इस वक्त भारत की जनता भी इसी हालत में गुजर रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी जी बड़े काम के लिए भारत की सत्ता पर काबिज हुए हैं, ऐसा मानने वाले बहुत से लोग हैं। बड़े काम यानी कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करना, बड़े काम यानी 3 तलाक खत्म करना, बड़े काम यानी राम मंदिर बनाना, बड़े काम यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू करना। लेकिन जनता के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करने का काम शायद खाए पिए अघाए लोगों के लिए छोटे काम हैं। इसीलिए सरकार इस तरफ कुछ नहीं कर रही। तब भी सुखी संपन्न तबका खुश है कि मंदिर बन रहा है, लेकिन मंदिर बन जाने मात्र से क्या आम जनता के रोजगार और भोजन पानी का इंतजाम हो जाएगा? इधर रोजगार और बचत को लेकर कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक देश में 2/3 से ज्यादा लोगों का रोजगार खत्म हो गया है और वो बेरोजगार हो गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा खराब हालत शहरी क्षेत्र में देखने को मिले हैं। शहरी इलाकों में 10 में से 8 लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, यानी 80% बेरोजगार हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में करीब 57% लोग प्रभावित हुए हैं, यानी 10 में से 6 लोगों का रोजगार छिन गया है। स्वरोजगार के तमाम धंधे भी बंद होते जा रहे हैं और आम आदमी पैसे की कमी दूर करने के लिए म्यूचुअल फंड से अपने जमा रकम को तेजी से निकासी कर रहे हैं। एमपी के डाटा के अनुसार इक्विटी म्यूचुअल फंड में अप्रैल, मई, जून और जुलाई में निवेश हर महीने घटा है और जमा निवेश में तेजी से गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में म्यूचुअल फंडों से 10 अरब रुपए निकाले गए हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भी 2007-8 के बाद से भारतीयों की बचत में लगातार कमी आई है। 2007 में कुल बचत की आय 36% थी, जो 2012 में 34.6% हो गई और फिर 2019 आते आते 30.1% हो गई, जिसका बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इस बुरे वक्त में सोना गिरवी रखने का चलन बढ़ रहा है। मुथूट फाइनेंस के अनुसार गोल्ड के एवज में लोन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। कंपनी के सालाना कारोबार में 5 से 10% की वृद्धि आ सकती है। वहीं मनप्पुरम फाइनेंस ने भी कहा है कि उसका भी गोल्ड लोन का कारोबार तेजी से बढ़ा है। वित्तीय कंपनी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कोरोना संकट में आम लोगों का सहारा गोल्ड लोन ही बनेगा। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के कुल लोन का 50% लोन मोरेटोरियम में चला गया है। ये कुल बैंक ग्राहकों का 55% है। इससे पता चलता है कि बैंक लोन चुकाने में गरीब और मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी अभी सक्षम नहीं है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों का रोजगार छिन गया है, कमाई है नहीं और बचत भी खत्म होती जा रही है। बैंकों का कर्ज न चुका पाने वालों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि उसकी जनधन योजना नए मुकाम हासिल कर रही है। हाल ही में खबर आई कि अब तक 40 करोड़ 5 लाख लोगों ने जनधन खाते खुलवाए हैं और बैंक खातों में जमा रकम 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक पर पहुंच गई है। पता नहीं रेगिस्तान जैसे सूखे में सरकार ऐसी हरियाली कहां से तलाश लेती है। खैर, सवाल यह है कि अगर लोग अब भी खाते खुलवा रहे हैं और रकम जमा करने की हालत में हैं, तो फिर सरकारी बैंकों की हालत क्यों खराब होती जा रही है और क्यों सरकार बैंकों के निजीकरण में जोर शोर से लगी हुई है? नीति आयोग ने हाल ही में सरकार को सुझाव दिया है कि वो पब्लिक सेक्टर के पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन 3 बैंकों का निजीकरण कर दे। इसके साथ साथ नीति आयोग ने ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सुझाव दिया था। इन बैंकों के निजीकरण का सुझाव दिए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इन बैंकों को लगातार घाटा हो रहा है। 2019-20 की चौथी तिमाही में पंजाब एंड सिंध बैंक का घाटा बढ़कर 236 करोड़ 30 लाख रुपए हो गया है। वहीं यूको बैंक ने इस बार जून में खत्म हुई तिमाही में 21 करोड़ 45 लाख रुपए का फायदा कमाया है। लेकिन पिछले साल इसी अवधि में बैंक को 601 करोड़ 45 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। इस घाटे के अलावा एक बड़ी वजह बैंकों में होने वाले धोखाधड़ी भी है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र में फ्रॉड के करीब 413 मामले सामने आए हैं, जिसके तहत 3,391 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। यूको बैंक में 119 फ्रॉड के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी कुल रकम करीब 5,384 करोड़ रुपए है। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक में भी फ्रॉड के 67 मामले सामने आए हैं, जिसके तहत 397 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। सरकार इन सब की जिम्मेदारी से शायद बरी होना चाहती है, इसीलिए बैंकों का निजीकरण ही उसे एकमात्र रास्ता लग रहा है। वैसे खबरें ये भी हैं कि सरकार नुकसान में चल रही इंडिया पोस्ट को ग्रामीण बैंकों के साथ विलय कर सकती है। नीति आयोग ने सरकार से ये सिफारिश भी की थी कि चुनिंदा कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग सेक्टर में आने की इजाजत देनी चाहिए। हालांकि आरबीआई इससे सहमत नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि अगर कॉरपोरेट घरानों को बैंकिंग सेक्टर में लाया जाता है तो उनके वित्तीय मामलों पर निगरानी का अधिकार आरबीआई को मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्व बैंक के इस सुझाव पर सहमति नहीं बन पाई है। आपको याद होगा कि पिछले साल इंडिया बुल्स हाउसिंग ने लक्ष्मी विलास बैंक के साथ विलय का प्रस्ताव दिया था, जिसे आरबीआई ने खारिज कर दिया था, क्योंकि इंडिया बुल्स कई अन्य सेक्टर में दखल रखता है। अगर कॉरपोरेट घराने यानी सरकार के करीबी 2-4 उद्योगपति बैंकिंग क्षेत्र में आ भी गए तो ये तय मानिए कि फिर जनता पैसे अपने लिए जमा करेगी और उसका असल फायदा इन बड़े कारोबारियों को मिलेगा, जो अलग अलग नामों से 10-10 कंपनियां खोल लेते हैं और फिर एक के नाम पर कर्ज लेकर के दूसरे में इन्वेस्ट करते हैं और ऐसा खेल खेलते खेलते हजारों करोड़ का घपला कर लेते हैं। गनीमत यह है कि आरबीआई ने फिलहाल ऐसा होने से रोक लिया है, लेकिन कब तक वो ऐसा कर पाएगा ये बड़ा सवाल है। सरकार के हिसाब से तो आर्थिक क्षेत्र में सब बढ़िया है, सब चंगासी, क्योंकि उसके उद्योगपति मित्रों का मुनाफा बढ़ रहा है। लेकिन देश के हालात क्या हैं, कैसे हैं, इस बारे में आरबीआई से बेहतर और कौन बता सकता है। रिजर्व बैंक की हाल में हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में कहा गया है कि भारत का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जुलाई में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इकोनॉमी को लेकर निराशा की भावना बढ़ रही है। जुलाई के महीने में कंज्यूमर सेंटीमेंट घटकर 53.8 पर पहुंच गया था। आपको बता दें कि कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स 100 के ऊपर होने का मतलब इकोनॉमी को लेकर आशावादी विचार है। अगर ये 100 के नीचे होगा तो निराशा को दिखाता है। वैसे केवल उपभोक्ता ही नहीं, कारोबारियों की हालत भी कुछ ऐसी ही है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स के मुताबिक इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पूरे उद्योग जगत में बिजनेस सेंटीमेंट 1991 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। NCAER ने एक बयान में कहा है कि बिजनेस सेंटीमेंट में एक साल पहले की तुलना में 62% की भारी गिरावट आई है। महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, उपभोक्ता सामान खरीदने से कतरा रहे हैं, कारोबार ठप हो रहे हैं और सरकार कोई ऐसे उपाय नहीं कर रही जिससे तत्काल कोई राहत मिले। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस स्थिति से उबरने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। उनके मुताबिक हमारी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का आधार पूरे इकोसिस्टम में विश्वास को वापस लाना है। लोगों को अपने जीवन और आजीविका के बारे में आश्वस्त महसूस करना चाहिए। उद्यमियों को निवेश को फिर से खोलने और बनाने के लिए आश्वस्त होना चाहिए। बैंकरों को पूंजी प्रदान करने के बारे में आश्वस्त महसूस करना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि मनरेगा से बेशक ग्रामीण गरीब परिवारों को मदद मिली है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एक सार्थक कैश ट्रांसफर इन परिवारों में विश्वास बहाल कर सकता है। उनके मुताबिक भारत शायद एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जिसने कोविड-19 संकट के दौरान कैश सहायता प्रदान नहीं की। डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के टॉप अर्थशास्त्रियों में से एक हैं, इसीलिए सरकार को उनकी सलाह जरूर सुननी चाहिए। लेकिन जिन्हें सिर्फ अपने मन की बात करने की आदत हो, वो भला किसी और की बात क्यों सुनेंगे। वैसे सरकार इस बात को ही बढ़ा चढ़ाकर बता रही है कि वो देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है। इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, ये भी सरकार को बताना चाहिए। अभी तो राजकोष का जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है, जीडीपी निगेटिव रहने की आशंका है और सरकार घाटे से निकलने के बहाने निजीकरण में लगी हुई है, यानी सब कुछ प्राइवेट हाथों में देने में लगी हुई है। ये उल्टी गंगा मोदी राज में खूब बह रही है, यानी जो कुछ सरकार का है उसे निजी हाथों में यानी प्राइवेट हाथों में दे दो, फिर गरीबों को कुछ दिन खैरात बांटो और मंच पर आकर के कहो कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे देश को। अब या तो आत्मनिर्भरता की परिभाषा बदल देना चाहिए या जनता को मान लेना चाहिए कि राम नाम में वो बुरी तरह से ठगा चुकी है। सरकार ने निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 18 रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान कर ली है। इसमें बैंकिंग, बीमा, इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम और रक्षा उपकरण आदि क्षेत्र शामिल हैं। सरकार का कहना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी निजी पूंजी, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन को बढ़ावा देगी और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन व्यवस्था लागू करेगी।
ये रोजगार पैदा करके अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती देगा। यानी रोजगार देने की जिम्मेदारी से भी सरकार बड़ी चालाकी से पीछे हट रही है। सरकारी अनुमानों के अनुसार भारत में 348 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी PSU हैं और इन फर्मों में सरकार की हिस्सेदारी वाली कुल परिसंपत्ति लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की है। इस सब पर धीरे धीरे निजी कारोबारियों का कब्जा हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के काल में इस तरह बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ था। अब उसी चलन को PM मोदी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। आजाद भारत के बाद अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जो सार्वजनिक निकाय यानी PSU बने, उन्हें खत्म किया जा रहा है। इसमें कई मुनाफे कमाने वाले क्षेत्र हैं, जैसे सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL का 53% हिस्सेदारी सितंबर 2020 में बेच देगी। कंपनी के 2000 कर्मचारियों को VRS देने के लिए कहा गया है। कंपनी हर साल 1000 से लेकर 1500 करोड़ रुपए की आमदनी कर रही थी, फिर भी सरकार इसे बेच देगी क्योंकि सरकार को इससे 53,000 करोड़ रुपए मिलेगा और इतनी बड़ी रकम सरकार को कौन देगा, ये देश जानता है। वैसे जो काम सरकार सही तरीके से कर सकती थी, उन्हें जानबूझकर शायद नहीं किया गया ताकि घाटा बढ़े और उसे बेचने का बहाना मिले। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का आंकड़ा बताता है कि मोदी सरकार ने जिन 400 से अधिक बड़ी योजनाओं की शुरुआत की थी, वो पैसे के अभाव में रुक गई है। इसके कारण उन योजनाओं की लागत करीब 4,05,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है। ये योजनाएं जो शुरू होते वक्त करीब 20 लाख करोड़ रुपए की थीं, वो 24 लाख करोड़ रुपए से अधिक की हो गई हैं। लेकिन सरकार के पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब 2 ही रास्ते बचे हैं कि या तो योजनाओं को बंद कर दिया जाए या फिर और ज्यादा कर्ज लेकर या निजी कंपनियों को हिस्सेदारी देकर शुरू की जाए। जाहिर है कि सरकार ने दूसरे रास्ते को ही चुना। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, ये सारे आंकड़े, सरकार के फैसले और नीतियां यही साबित कर रहे हैं कि आर्थिक मोर्चे पर सरकार बुरी तरह से फेल हुई है और वो अपनी असफलता नहीं मान रही है कि इसके पीछे एक वजह ये हो सकती है कि देश के चंद उद्योगपतियों की बढ़ती दौलत को ही सरकार अपनी समृद्धि मान रही है, बाकी जनता के आंसू से दिख ही नहीं रहे हैं। जिस मनरेगा के बूते सरकार दावा कर रही है कि उसने गांव के गरीबों को संभाल लिया है, उसमें भी हालत यह है कि 4 महीने ही इस वित्त वर्ष के बीते हैं और मनरेगा की आधी रकम खर्च हो चुकी है। इस साल के लिए मनरेगा का बजट बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए सरकार ने कर दिया था, लेकिन सरकारी आंकड़े ही दिखा रहे हैं कि इसमें से 48,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक खर्च हो चुकी है। बाकी का साल अब कैसे कटेगा, ये तो सरकार ही जाने। दुनिया भर में सरकारें आम आदमी को राहत देने के लिए नए नए कदम उठा रही है। ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, कनाडा, जापान सबने कोरोना काल में राहत के लिए अलग से फंड जारी करके सीधे अपने नागरिकों को फायदा पहुंचाने का काम किया। लेकिन क्या भारत का आम आदमी मोदी जी से पूछने की हिम्मत जुटा पाएगा कि साहब, आपने हमारे लिए जो 20 लाख करोड़ का भारी भरकम राहत पैकेज घोषित किया था, उसे हाथी के दांत जैसा क्यों बनाया? क्या उसका कुछ हिस्सा सच में गरीबों के पास जाएगा या वो केवल राम नाम जप कर जीवन गुजार लेंगे? खैर, शायर वसीम बरेलवी का एक शेर याद आता है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।